नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे निमोनिया के बारे में। तो हमने रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट के डिसीज़ को स्टार्ट किया है। तो उसमें से पहला हमने अस्थमा पढ़ लिया है, दूसरा हम पढ़ रहे हैं निमोनिया। तो निमोनिया क्या होता है? निमोनिया क्या है? रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट का एक डिसीज़ है जो कि हमारे लंग्स को अफेक्ट करते हैं। तो देखते हैं क्या है। निमोनिया इज़ एन इन्फेक्शन इन योर लंग्स caused by bacteria, viruses and the fungi. Pneumonia caused by lungs tissue swelled, यानी कि क्या हो रहा है, एक इसकी वजह से हो रहा है जो लंग्स में जो टिश्यूज़ हैं उनमें इन्फ्लामेशन कैन कॉज द फ्लूइड और पस इन योर लंग्स. बैक्टीरियल निमोनिया इज यूजुअली मोर सीवियर देन वायरल निमोनिया विच ऑफन रिजॉल्व ऑन इट्स ओन. इसमें क्या है, निमोनिया क्या होता है, एक इन्फेक्शन है जो हमारे लंग्स में कॉज होता है और किसकी वजह से होता है, हमारे बैक्टीरिया जो बैक्टीरिया हैं उनके वजह से हमको देखने को मिलेगा. इसके बैक्टीरिया की वजह से, वायरस की वजह से और फंगाई की वजह से हमको ये देखने को मिलेंगे. जिसकी वजह से क्या होगा, जो हमारा रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट है और जो हमारे लंग्स के क्या है टिश्यूज़ हैं उनमें क्या हो जाना, स्वेलिंग हो जाना. उनका जो साइज़ है उनका स्वेलिंग हो जाएगा. तो क्या होगा, नॉर्मल से थोड़ा बढ़ करके हो जाएगा. तो उनमें स्वेलिंग होने के कारण ये देखने को मिल रहा है. और जब इन्फेक्शन ज़्यादा हो जाएगा तो वो स्वेलिंग में क्या हो जाएगा, पस भी फॉर्म हो जाए. जो स्वेलिंग हुई थी उसमें अब यहाँ पर क्या हो रहा है, पस फॉर्म होने लग रहा है. तो ये इतना क्लियर हुआ. और ये क्या होता है, ज़्यादा बैक्टीरियल निमोनिया जो है वो ज़्यादा सीवियर होती है किसके, वायरल निमोनिया के. जो वायरल निमोनिया है ये ज़्यादा उतना अफेक्ट नहीं करता है, लेकिन जो बैक्टीरियल निमोनिया है वो हमारे लिए ज़्यादा हानिकारक होते हैं. तो इसमें अब हम टाइप्स देखते हैं कि टाइप्स कौन से हैं. तो टाइप्स इसमें क्या है, कई सारे टाइप्स दी हुई हैं. तो इसके टाइप्स जो हैं उनके नाम पर ही डिपेंड करता है. जैसे पहला हम देखते हैं क्या, कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया. कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया यानी कि CAP. तो क्या, तो कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया क्या हो रहे हैं, किसकी वजह से कम्युनिटी में हमारे कौन सी चीज़ें देखने को मिलेगी, जैसे बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगाई और प्रोटोजोआ. ये हमारे ये कम्युनिटी कॉजेस हैं जिसमें कि ये यूज़ होते हैं. जैसे कि पहला दिया है क्या हमारा, बैक्टीरिया. बैक्टीरिया यानी कि जो भी निमोनिया हो रहा है किसके, बैक्टीरिया के वजह से हो रहा है. तो दिया क्या है, बैक्टीरिया. इन्फेक्शन विद द स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई. बैक्टीरिया अल्सो कॉल्ड न्यूमोकोकल डिसीज. यानी कि जो न्यूमोकोकल है वो क्या है, बैक्टीरिया है. तो जहाँ पर किसकी वजह से हो रहा है, अगर बैक्टीरिया की वजह से कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया हो रहा है तो उसमें स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई बैक्टीरिया के कारण होता है, जिसे हम न्यूमोकोकल डिसीज कहते हैं. दूसरा है वायरसेस. दूसरा है वायरसेस में क्या, वायरसेस दैट कॉज द कॉमन कोल्ड, फ्लू, इन्फ्लुएंजा, कोविड-19 एंड रेस्पिरेटरी सेंसियल वायरस कैन समटाइम्स लीड टू निमोनिया. ये जो वायरसेस हैं जिसमें कॉमन कोल्ड होता है, फ्लू होता है, कोविड-19, ये सारे लीड करते हैं निमोनिया को. थर्ड है फंगाई. फंगाई यानी मोल्ड. फंगाई लाइक क्रेप्टोकोकस, निमोनियोसाइटिस और दिए हैं जीरोवेसिला एंड coccidioids are uncommon causes of pneumonia. People with compromised immune system are most at the risk of getting pneumonia from fungus. ऐसे व्यक्ति जिनका क्या है, इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो, जल्दी से जल्दी उनको, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड व्यक्ति कौन से होते हैं, जिनको जल्दी से कोई भी इन्फेक्शन लग जाता है उनको. तो उनमें क्या है, फंगाई ये ज़्यादा रोल प्ले करता है. हमारे इम्यून सिस्टम कम होने पर ये जल्दी लगते हैं. और फोर्थ नंबर है प्रोटोजोआ. रेयरली प्रोटोजोआ लाइक द टॉक्सोप्लाज्मा कॉज निमोनिया. जो टॉक्सोप्लाज्मा प्रोटोजोआ है वो निमोनिया कॉज करने में रिस्पॉन्सिबल होता है. ये क्या है, टाइप्स हैं. उसके आगे भी टाइप्स हैं, हम देखते हैं. तो टाइप्स पढ़ने से पहले हम निमोनिया का जो देखा था, निमोनिया हम देख लेते हैं कि क्या होते हैं. ये देख सकते हैं कि ये हमारे एल्बुलाई हैं जो कि क्या है, नॉर्मल एल्बुलाई हैं. ये वाले हमारे नॉर्मल एल्बुलाई हैं और ये निमोनिया वाले. तो हमने निमोनिया में डेफिनेशन क्या पढ़ा था कि बैक्टीरिया और वायरस के कारण क्या हो जाते हैं, जो उनके एल्बुलाई हैं वो स्वेल्ड हो जाते हैं. ये देखिए, ये स्वेल्ड हो गए हैं और ज़्यादा जब गंभीर हो जाते हैं तो इनमें पस भी फॉर्म होने लगता है. बीच बीच में हम देख रहे होंगे क्या हो गए हैं, पस फॉर्म हो गए. और एक कहाँ, ये पिंक पिंक दिख रहे हैं जो कि नॉर्मल है. एक और देखते हैं हम इमेज, ये देख सकते हैं किस तरीके से इसमें एक पस वाले जहाँ पर हमारे सैक जो है, एल्बुलाई सैक है वो इन्फेक्टेड हो गया है और ये हेल्दी सैक है. नेक्स्ट देखते हैं हम बाकी के जो टाइप्स हैं.
नेक्स्ट है हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन क्या होते हैं? जब हम हॉस्पिटल में एडमिट रहते हैं तो किसी भी प्रोसीजर के दौरान, ट्रीटमेंट के दौरान जो इन्फेक्शन होता है उससे हम हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन कहते हैं। जैसे हो सकता है कैथेटराइजेशन के समय यूटीआई होना, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो जाना, ब्लीड होना, ये सारे सर्दी खांसी हो जाना, कॉमन कोल्ड हो जाना ट्रीटमेंट के दौरान, तो वो चीज़ें। फिर दिया हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन। इसमें दिया क्या है? बाय द लॉन्ग टर्म केयर फैसिलिटी। लॉन्ग टर्म केयर फैसिलिटी क्या होते हैं? जैसे कि कोई पैरालिसिस व्यक्ति है, बेडसूर वाले व्यक्ति हैं, ठीक, और सीवियर वाले व्यक्ति हो जाते हैं, कोमा वाले व्यक्ति, इनका लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट चलता है। इनको हम नर्सिंग होम में रख सकते हैं या तो फिर इनको नर्सिंग होम केयर दिया जाता है एट होम पर। तो इन लंबे समय तक जब हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ दी जाती हैं तो उसकी वजह से जो इन्फेक्शन होता है वो हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन कहलाता है। फिर है वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया। वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया क्या होते हैं? जब व्यक्ति क्या हो, वेंटिलेटर पे हो, जब उनको वेंटिलेटर सपोर्ट पे रखा गया हो तो उनके वजह से जो इन्फेक्शन होती है हम वेंटिलेटर निमोनिया कहते हैं। जैसे कि इमेज से देखते हैं हम, ये देख सकते हैं कि व्यक्ति जो है क्या है, ये वेंटिलेटर पे है। तो इसके जो ईटी ट्यूब है, एंडोट्रैकियल ट्यूब, ये आप देख रहे हैं, ये कहाँ हमारे डाली जाती है? ये हमारे एयरवे में डाली जाती है, जिसकी वजह से क्या है, ये लंबे समय तक रहने से, प्रॉपर केयर न होने की वजह से, इन्फेक्शन हो जाने की वजह से क्या होते हैं, हमारे इन्फेक्शन कॉज करता है। इसे हम कहते हैं निमोनिया, वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया। नेक्स्ट है एस्पिरेशन निमोनिया। एस्पिरेशन निमोनिया में क्या होता है? नाम से ही पता चल रहा है, एस्पिरेट करने को, कोई भी फूड पार्टिकल्स, सॉलिड, लिक्विड, वॉमिट, स्पाइट, कुछ भी हम उनको क्या कहते हैं, अगर हम उसको एस्पिरेट कर लेते हैं, यानी कि जहाँ हमें वो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में जाने की वजह, हमारे फूड पाइप में जाने की वजह वो हमारे कहाँ चला जाएगा, रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, उसे हम एस्पिरेशन निमोनिया कहते हैं। आता है इसमें रिस्क फैक्टर, क्या क्या रिस्क फैक्टर हो सकते हैं। तो इसमें जो इसके टाइप्स हैं वही इसके कॉजेज़ हैं। तो टाइप्स में हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया हो गया, कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया हो गया, हेल्थ केयर, वेंटिलेटर, इनसे रिलेटेड जो भी है अगर होता है तो इसके लिए वही कॉजेज़ रिस्पॉन्सिबल होंगे। नेक्स्ट दिया है रिस्क फैक्टर। रिस्क फैक्टर में क्या दिया है? एज ओवर देन 65 ईयर और अंडर द एज ऑफ 2, मतलब कि 2 साल से कम वाले और 65 ईयर्स के एज वाले लोगों को ज़्यादा ये सफ़र करते हैं। आर लिविंग इन अ लंग और हार्ट कंडीशन इंक्लूड सिस्टिक फाइब्रोसिस, अस्थमा, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज, एम्फाइजिमा, और दिया है पल्मोनरी फाइब्रोसिस इन द सर्कोडोसिस। अब इसमें क्या दिया होगा कि ऐसे व्यक्ति जिनका क्या हो, एज 45 साल से ऊपर हो और 2 साल से कम हो, और ऐसे व्यक्ति जो क्या हो हार्ट और लंग डिसीज से सफ़र कर रहे हो, जैसे कि इंक्लूड सिस्टिक फाइब्रोसिस, अस्थमा, COPD, एम्फाइजिमा, पल्मोनरी फाइब्रोसिस, ये सारे लोग को जल्दी होने का चांसेस होता है। नेक्स्ट दिया है थर्ड नंबर, आर लिविंग विद द न्यूरोलॉजिकल कंडीशन दैट मेक्स सॉल्वेंट डिफिकल्टी, condition like dementia, Parkinson disease and the stroke increase your risk of aspiration pneumonia। ऐसे व्यक्ति जिनको न्यूरोलॉजिकल डिसीज हो, जैसे डिमेंशिया, पार्किंसन डिसीज, स्ट्रोक, जिसकी वजह से क्या हो जाते चांसेस हो जाते हैं इनके एस्पिरेशन निमोनिया के, आर इन द हॉस्पिटल और एट द लॉन्ग टर्म केयर फैसिलिटी। ऐसे व्यक्ति जो क्या हो हॉस्पिटलाइज हो तो उनको हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन होने का चांसेस हो, जो लॉन्ग टर्म से हो उनको हेल्थ एसोसिएटेड इन्फेक्शन होने का चांस रहता है निमोनिया। फिर है स्मोक अगर करते हो जो भी उनके में। फिर दिया है प्रेग्नेंट वुमेन में हैव अ वीकेंड इम्यून सिस्टम, ऐसे व्यक्ति जिनका इम्यून सिस्टम वीक हो, इफ़ यू आर कीमोथेरेपी आर ऑर्गन ट्रांसप्लांट रिसेप्टर आर लिविंग विद HIV एड्स और टेकन मेडिसिन दैट सप्रेस योर इम्यून सिस्टम। ऐसे व्यक्ति जो कीमो ले रहे हो, कीमोथेरेपी की ट्रीटमेंट चल रही हो, ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ हो, या तो फिर उनका इम्यून सिस्टम सप्रेस हो गया है, ऐसे लोग जल्दी सफ़र करते हैं। नेक्स्ट दिया है 7 नंबर, साइन एंड सिम्टम्स इंक्लूड निमोनिया। ऐसे मतलब से निमोनिया की वजह से क्या हमको साइन सिम्टम देखने को मिलेगा। पहले दिया चेस्ट पेन विथ चेस्ट पेन व्हेन यू ब्रीथ और कफ, जब भी हम खांसेंगे या तो फिर सांस लेंगे तो हमको चेस्ट पेन होगा। नेक्स्ट है कन्फ्यूजन और चेंजेस इन द मेंटल अवेयरनेस, हमारे मेंटल अवेयरनेस में चेंजेस देखने को मिलेगी। जैसे अगर एज हमारा 65 ईयर्स ओल्ड है तो हमको कुछ उसमें चेंजेस देखने को मिले, न्यूरोलॉजिकल चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। फीवर, स्वेटिंग, सेकिंग, चिल्स, लोअर देन नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, हमारा जो फीवर है वो ज़्यादा इंक्रीज रहेगा, हमें स्वेटिंग होगी, सेकिंग होगा, जो बॉडी टेम्परेचर है नॉर्मल से ज़्यादा रहेगा। नेक्स्ट है नोजिया, वोमिटिंग एंड द डायरिया, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ देखने को मिलेगा। न्यूबॉर्न और एन इन्फेंट में नॉट शो एनी साइन एंड इन्फेक्शन,
दे में वॉमिट, हैव अ फीवर एंड कफ अपीयर, रेस्टलेसनेस और टायर्डनेस विदाउट एनर्जी, हैव डिफिकल्ट ब्रीथिंग एंड ईटिंग। न्यूबॉर्न इन्फेंट में ज़्यादा कोई ऐसे सीरियस साइन एंड सिम्टम्स हमको नहीं दिखते, बस उनमें दिखता है हमें फीवर दिखेगा, खांसी पेशेंट बच्चे को आएगी, रेस्टलेसनेस होगा, टायर्डनेस रहेगा और उसमें बिना एनर्जी के उनके ऐसा लगेगा जैसे वो कोई एफर्ट नहीं लगा रहे हैं ब्रीथिंग के टाइम में, और ईटिंग के टाइम में बहुत डिफ़िकल्टी होगी। अब डायग्नोस्टिक वैल्यूएशन देखते हैं, यानी डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या क्या करेंगे हम न्यूमोनिया को फाइंड आउट करने के लिए। ब्लड टेस्ट टू कंफर्म द इन्फेक्शन एंड ट्राई टू आइडेंटिफाई जर्म्स दैट कॉजिंग योर इलनेस, यानी कि हम ब्लड टेस्ट करेंगे जिससे हमें पता चल सके कि कौन सा इन्फेक्शन बॉडी में कॉज हो रहा है। चेस्ट एक्सरे टू लुक फॉर द लोकेशन एंड एक्सटेंड द इन्फ्लामेशन इन योर लंग, लंग्स में कहाँ इन्फ्लामेशन हुआ है और कहाँ पस फॉर्मेशन है, उसके लिए हम चेस्ट एक्सरे करेंगे। पल्स ऑक्सीमीटर मेजर द ऑक्सीजन लेवल इन योर ब्लड, ब्लड में का ऑक्सीजन लेवल मेंशन फाइंड आउट करने के लिए हम पल्स ऑक्सीमीटर का यूज़ करेंगे, जिससे हमें पल्स रेट और ऑक्सीजन लेवल पता चलेगा। स्पुटम कल्चर करेंगे ताकि कोई सीरियस इन्फेक्शन हो तो वो हमें पता चल सके स्पुटम के द्वारा। सिटी स्कैन ऑफ द चेस्ट, चेस्ट का सिटी स्कैन कराएंगे। अगर जब हमें कुछ चीज़ें एक्सरे से क्लियर नहीं होती हैं, ज़्यादा सीवियर हो जाती तो हम सिटी स्कैन कराते हैं। आर्टेरियल ब्लड गैस करेंगे, हम आर्टेरियल ब्लड गैस करेंगे ताकि हमें कोई भी इम्बैलेंस, अगर एसिड इम्बैलेंस हो रहा है तो हमें पता चल सके कि पीएच बढ़ा है, जो हमारे पीएच ब्लड का पीएच वैल्यू है वो बढ़ा है, ठीक, एसिडिटी मतलब एल्कोलोसिस है, एसिडोसिस है, तो हमें जो भी क्या कह सकते हैं इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है वो पता चल जाएगी। नेक्स्ट है फ्लूइड, प्लूरल फ्लूइड कैविटी। अगर जो हमारा प्लूरा है, लंग्स की आउटर कवरिंग जो है प्लूरा लेयर, तो वहाँ पे एक कैविटी होती है प्लूरल कैविटी, वहाँ पर इन्फेक्शन की वजह से पस फॉर्मेशन हो जाना और उसमें पस फॉर्म होना, इन्फेक्शन होने की वजह से सूजन हो जाना। जब वहाँ पर पस रहेगा तो उसका कल्चर करने से पता चलेगा कि यहाँ पर कौन सा इन्फेक्शन ग्रोथ कर रहा है। नेक्स्ट है ब्रोंकोस्कोपी, अ प्रोसीजर नीड टू लुक इनटू द लंग्स और एयरवे। हमें लंग्स और एयरवे को विजुलाइज करने के लिए हम ब्रोंकोस्कोपी एक प्रोसीजर करते हैं, जिससे जो स्वेलिंग है, जो लंग्स की लेयर है, एल्वुलाई है, कितना अफेक्टेड है वो पता चल पाएगी। नेक्स्ट देखते हैं हम ट्रीटमेंट। एक ए है स्पायरोमेट्री, ये एक ट्रीटमेंट के प्रोसेस से भी इसको हम यूज़ करते हैं। स्पायरोमेट्री, ये 3 बॉल्स दिख रहे हैं और ये जो है ये हमारा क्या है माउथ पीस है, इसको हम मुंह में लेकर के हम इनहेल और एक्सेल करते हैं, जिससे ये क्या है ये जो बटन से ये ऊपर की तरफ जाते हैं, तो इससे हमारा जो ब्रीथिंग एक्सरसाइज होती है। ये हम देखते हैं ट्रीटमेंट में क्या है, मेडिकेशंस है। मेडिकेशन में हम एंटीबायोटिक और एंटीपायरेटिक लेंगे और कफ मेडिसिन। जैसे हमने सिम्टम्स में देखा है कि इन्फेक्शन हो रहा है, पहला कारण हमारा कम्युनिटी एसोसिएटेड निमोनिया है, जिसमें बैक्टीरिया, वायरस और प्रोटोजोआस है जो इसको कॉज करने में रिस्पॉन्सिबल है, तो हम एंटीबायोटिक देंगे। सिम्टम्स में हमको फीवर देखने को मिल रहा है एडल्ट में और पीडियाट्रिक में दोनों को, तो हम एंटीपायरेटिक यूज़ करेंगे। कफ मेडिसिन, बच्चों में खांसी की दिक्कत हो रही है और एडल्ट में भी कफ मेडिसिन से लेंगे। हम सिरप ले सकते हैं, न्यूबलाइजर मशीन का यूज़ कर सकते हैं, न्यूबलाइज ले सकते हैं। देखिए सपोर्टिव थेरेपी, सपोर्टिव थेरेपी या केयर में क्या कर सकते हैं, ऑक्सीजन थेरेपी ज़्यादा, जैसे पल्स ऑक्सीमीटर का हम यूज़ कर रहे हैं ताकि हम ऑक्सीजन लेवल को पता कर सके। अगर ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है तो 94 से कम आ रहा है तो हम ऑक्सीजन थेरेपी का यूज़ करेंगे। ऑक्सीजन थेरेपी में 3 माध्यम से हम ऑक्सीजन दे सकते हैं, कैनुला मेथड, नेजल कैनुला के मेथड से, ऑक्सीजन मास्क मेथड से, और है हुड बच्चों में यूज़ किए जाते हैं। ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी, जिनको क्या है डिहाइड्रेशन हो रहा है उनको ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी देंगे ताकि उनका बॉडी ग्रो अप कर सके, बॉडी में फ्लूइड की कमी ना हो। आईवी फ्लूइड दे रहे हैं ताकि हम फ्लूइड लेवल को मेंटेन कर सके जो भी इम्बैलेंस होगा। एबीजी कर रहे हैं, एबीजी से हमें पता चलेगा कि कौन सा जो मिनरल्स है, जो भी हमारे फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो रहे हैं उसको मेंटेन कर सकें। तो इस तरीके से आपको ये सारे टॉपिक क्लियर हुए होंगे। इसमें से आपको कुछ भी जो डेफिनेशन है, कॉजेज़ है, सिम्टम्स है, रिस्क फैक्टर, हाँ, डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन में आपको कहीं भी डाउट होता है तो आप उसे हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।